कंप्लीट। हाँ तो विद्यार्थियों हम टाइप नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 21वां टाइप आपके सामने साझा कर रहा हूं मैं। टाइप नंबर 21। इस चैप्टर में 4 मुख्य टाइप, वैसे तो 5 टाइप में ये बना हुआ है। स्पर्श रेखा अभिलंब, वर्धमान ह्रासमान, उच्चिष्ट निम्निष्ट, सन्निकटन भी है। मैंने सन्निकटन को लेक्चर का हिस्सा नहीं लिया है, अगर आप चाहें तो उसको भी बताया जा सकता है, जहां पे हमारे पास एक छोटा सा समरी मैं आपको बता दूं या इसी के साथ बता दूं, और एक परिवर्तन की दर है। दोनों चीजें मैं बता देता हूं। देखिए जब परिवर्तन की दर को मैं इसका ले रहा हूं, यहां पे परिवर्तन की दर और सन्निकटन भी थोड़ा सा मैं जिक्र कर लूंगा, हालांकि मैंने अपनी टाइप में उसे शामिल नहीं किया था और उससे क्वेश्चन अब तक आया नहीं, आ सकता है, आने की कोई बात नहीं, 1 साल बीच में आया भी है। तो परिवर्तन की दर से संबंधित क्या क्वेश्चन रहेगा, यहां पर बेटा कोई भी अपने पास जैसे आकृति है, तो आकृति आपको पता है कि उसकी अलग अलग विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो किसी एक विमा में परिवर्तन हो और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाए या आयतन में परिवर्तन पूछा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन लेकर के मैं आपको समझाता हूं परिवर्तन की दर ज्ञात करने का, जहां चैप्टर के अवकलन के अनुप्रयोग का पहला टॉपिक यही था जो मैंने आपसे पहले बोल रहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या हमारे पास दी गई है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन कह रहा है, यानी कि आप जानते हैं कोई भी चीज में परिवर्तन समय के साथ होता है। तो dr/dt आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, बढ़ रही है यानी पॉजिटिव होगी। की क्षेत्रफल, तो आपको किसकी, वृत्त की बात हो रहा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए जिसमें भी परिवर्तन पूछता है, आयतन का, क्षेत्रफल का, परिमाप का, इन सारी चीजों के फॉर्मूले हमें आने चाहिए। तो वो होता है a बराबर हम कह सकते हैं पाई r स्क्वायर, सभी जानते हैं। अब हमें इसमें परिवर्तन पूछ रहा है तो dA/dt हमसे पूछ रहे हैं, तो आप अगर अवकलन करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2r और dr/dt। देखिए बेटा आप r का मान यहाँ पे पहले पुट नहीं करना, आपको ये r और dr/dt अब पुट करना है हमें। तो ये आ जाएगा dr/dt बराबर 2 पाई, r का मान हमें क्या मिल रहा है, r का मान है 6 और dr/dt का मान क्या है 5 है। तो ये रहता है 5 के 30 दूनी 60, 6 पंचे 30 दूनी 60 पाई, और एरिया में परिवर्तन हो रहा है तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये सेंटीमीटर था और समय के साथ परिवर्तन होता है इसलिए हो गया पर सेकंड। ये आपके पास इस टाइप के भी क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके लिए एक नया टाइप ना बनाते हुए आपको सन्निकटन का थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। सन्निकटन मान क्या होते हैं, यहां पर हमें y प्लस डेल वाई की रिजल्ट निकालना होता है और f(x प्लस डेल x), यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे कहा कि रूट ऑफ 36.1 इसका वर्गमूल का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं, यहाँ पे 36 को x लेते हैं और 0.1 को डेल x लेते हैं, फिर आप y प्लस डेल वाई की ओर जाते हैं। तो y बराबर सीधा होता है fx, तो यह जैसे रूट 36 आ गया, दिया गया 6, फिर हमें डेल वाई निकालना होता है। दो ही काम करने हैं, एक तो y का मान हमने प्राप्त किया, डेल वाई के लिए बेटा फॉर्मूला होता है dy/dx इंटू डेल एक्स। डेल एक्स का मान हमारे पास सुरक्षित है, डेल एक्स बराबर हमने पहले ही ले लिया था 0.1, अल्पांश लिया जाता है। जैसे 36.1 है तो डेल 0.1 हो गया, अगर 36.4 होता तो 0.4 हो जाता, 36.9 होता तो 0.9 हो जाता, तो वो आप आसानी से प्राप्त। ये dy/dx कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पर देखिए बेटा जो क्वेश्चन है उसमें रूट का है, यानी कि y बराबर रूट x। तो यहाँ से अगर हम dy/dx लेते हैं तो यह जाता है 1/2 रूट x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है डेल y बराबर 1/2 रूट x इंटू डेल एक्स। 1/2 36 का आया तो 6 और डेल एक्स का आ गया 0.1।
तो यह आ जाता है 0.1/12। ये डेल वाई का मान आया। y और डेल वाई दोनों को जोड़ देते हैं, y और डेल वाई को दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास रिजल्ट के लिए, तो यह आ जाएगा 6 + 0.1/12। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये पॉइंट अगर आपने हटाया तो बटे 120 लिखा। अब 120 के लिए फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। आपने लिखा देखिए 1 में 120 का भाग देना है ना, तो पॉइंट लगाया 0 आया, फिर आपने 0 लगाया, यहाँ 0 आया, 100 में 120 का नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 0 का में छूट होती है, ये आपके पास डबल 0 आया, और 1000 में 12×8 में लगभग यह आ जाता है 0.008। ये मान हमारे पास प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिएगा 1 में 120 का अगर भाग जाता है तो पॉइंट लगाने पे 10 आया, फिर आप 1 0 अपनी तरफ से तो 0.08 आएगा संभवतः, थोड़ा सा उसमें, ये हमारे पास आंसर है। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास, इसको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास है टाइप नंबर 22, समाकलन होगा, उसको भी हम वीडियो लेक्चर में कंटेन करेंगे। बीच में चाय आ गई है तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर अगले लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाँ तो विद्यार्थियों, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे आपको लेक्चर्स मिल चुके हैं, समाकलन पर हम पहुंच गए हैं। अपने टाइप नंबर 21 तक हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर लिया था। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो कि अपने पास है समाकलन। बेहद इंपॉर्टेंट, नाम ही काफ़ी है, एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम ही काफ़ी है। बायोलॉजी का भी बच्चा जानता है, आर्ट्स का भी बच्चा जानता है, कॉमर्स का भी बच्चा जानता है कि समाकलन होता है गणित में। अब वो क्या होता है वो सिर्फ मैथ के बच्चे ही जानते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। समाकलन में क्वेश्चन आते हैं 1 + 2 + 3, यानी कि 3 क्वेश्चंस। तो टाइप्स भी ज़्यादा बनेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैंने इसे बेसिकली 3-4 टाइप में डिवाइड किया है, जो मेरे अनुभव के आधार पे कहाँ से सवाल आते हैं। तो जो समाकलन के प्रोसेस है वहीं से है। टाइप नंबर अगर मैं बात करता हूँ 22 की, क्योंकि मैंने शायद 21 टाइप करवा दिया है, तो यहाँ पर आ जाता है सीधे सूत्र पर आधारित, फॉर्मूला बेस्ड है। वो आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा, सीधे डायरेक्ट जो फॉर्मूले हमारे समाकलन के हैं, सारे फॉर्मूले सभी बच्चों के टीचर्स ने पढ़ाए हैं, आपके नोटबुक में लिखे हुए हैं। अवकलन के जस्ट उल्टे होते हैं। जैसे sin x का अवकलन cos x होता है, तो cos x का समाकलन sin x होता है। जैसे tan x का अवकलन sec² x होता है, तो sec² x का समाकलन tan x होता है। जैसे log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होता है, सभी जानते हैं। तो सीधे इस पे बेस्ड ये टाइप नंबर 22, जहां से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन की। जैसे हमने कहा 1 - cos 2x बटा 1 + cos 2x, आपसे कह दिया कि इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं लगना, केवल फॉर्मूला लगाना है इनके। क्या होगा, ये हो जाएगा 1 - अगर हम बात करते हैं cos 2x की, तो ये हो जाता है 1 - 2 sin² x। और यहाँ से इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 2 cos² x - 1 dx। बेटा 1 से कैंसिल, 1 से ये एक भी कैंसिल, माइनस से माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल हुआ। बचा कौन, बचा सर tan² x। क्या tan x² x का सीधा समाकलन होता है? नहीं होता सर। हम जानते हैं कि 1 + tan² x बराबर sec² x। तो यहाँ से हम tan² x का मान ले लेते हैं। tan² x बराबर आता है sec² x - 1। यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यह जाएगा sec² x - 1 dx। अब बिल्कुल अपने बस की बात है, क्योंकि sec² x का समाकलन होता है tan x और 1 का हो जाता है x और प्लस c। ये c लगाना ना भूलें, क्योंकि हम इनफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। फाइनाइट इंटीग्रेशन में हम c नहीं लगाएंगे, जहाँ पे लिमिट वाले सवाल आएंगे तो ये c जरूर लगाएं, और ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगला टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 23। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां से आ सकता है। नेक्स्ट 23 नंबर है, वो प्रतिस्थापना पर आधारित है। 23वां टाइप प्रतिस्थापना पर आधारित प्रश्न या समाकलन है, जो कि चैप्टर तो समाकलन ही है। इसमें किस तरह की बातें होती हैं?
मैं आपको बता देता हूं कि कुछ विशेष टाइप की प्रतिस्थापना होती है। जैसे एक तो आप हर को टी पुट करते हैं, प्रतिस्थापना मतलब टी पुट करना, हर को टी पुट किया जाता है, टी पुट करे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसे पुट, एक रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर अगर कोई मैटर है तो उसको टी पुट करें, किसी की घात को टी पुट करें, अगर घात में कोई फलन है तो उसे टी पुट किया जाए। इन सारी चीजों पे आपको फोकस करना है और ये ध्यान रहे कि जो टी पुट करते हैं उसका अवकलन कहीं ना कहीं समाकलन के अंदर मौजूद हो। जब आप इसे टी पुट करेंगे और उसका अवकलन इंटू डीएक्स होगा तो आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, देखिए। जैसे मैंने कहा कि इसी के साथ यहीं पे बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रूट ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये सवाल आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होने वाला, यहाँ पे पुटिंग करनी होगी, प्रतिस्थापना लेनी होगी। तो मैंने कहा था रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर है तो इसको टी पुट किया जा सकता है। आपने क्या किया कि सर 10x बराबर टी माना, मैंने कहा कि इसको टी पुट करने पे उसका अवकलन मौजूद होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका अवकलन यहाँ मौजूद था, तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। यहां से लॉग वाले पद को भी पुट करते हैं, इसमें लॉग वाले टर्म को भी आप टी पुट करने का काम करेंगे। ये 3-4 टाइप के बेसिक हैं। हमारी जो ऑफलाइन क्लास है जो उसमें मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है, समय कम है, हर एक टाइप को निश्चित समय दे सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। यहाँ पे 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ से ये पूरा काम हो गया, dt बन गया। ये आ गया अपने पास रूट टी इंटू डी टी। अब रूट टी के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप सीधा से समाकलन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 इंटू डी टी, और x की घात n का सूत्र लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये 3/2 आ जाता है, तो यह आ जाएगा t रूट टी अपॉन 3/2, तो यह जाता है बेटा 2/3 t रूट टी प्लस c, ये आ जाता है 2/3, t आपने किसे माना था 10x को, तो यह जाता है 10x इंटू रूट ऑफ 10x प्लस c, तो ये आपके पास आ जाता है। तो बेसिकली आप इन चीजों को टी पुट करें, ध्यान रखें टी पुट करने के बाद उसका अवकलन dx के साथ मौजूद होना चाहिए जैसे यहाँ पे मौजूद है, और उसके साथ आप इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर करें। अगला हमारे पास जो टाइप है, टाइप नंबर 24, वो देखते हैं। 24 नंबर जो टाइप है हमारे पास वो है आइलेट पे आधारित खंडसा समाकलन। आपने नाम सुना होगा, 24 नंबर है जिसपे एक आइलेट नाम का एक सूत्र है, आपके लेक्चरर सर ने बताया है, टाइप नंबर 24। यहां पे 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला हमने डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरे में प्रतिस्थापना या खंडसा समाकलन से। खंडसा समाकलन में क्या होता है, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं, गुणा में 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं, उसमें हम आइलेट नाम के एक थ्योरम लगाते हैं या फॉर्मेट लगाते हैं आइलेट। आइलेट जो है वो फर्स्ट और सेकंड को मानने का क्रम निर्धारित करना है। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सभी जानते हैं, सबने पढ़ा है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक यानी लॉग एक्स वगैरह। ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 या 2x प्लस 4 वगैरह वगैरह। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको इसके बाद का तवज्जो दिया जाता है, जैसे आप साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन, ये तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। और लास्ट बचता है ई यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फलन। एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स, ये चरघातांकी है, ए की पावर एक्स वगैरह वगैरह। तो ये क्रम होना चाहिए। जैसे हम इक्वेशन के माध्यम से आपको समझाते हैं, जैसे हमारे पास है x log x का समाकलन ज्ञात करना है, हमें कह दिया कि x log x का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि इसमें कौन कौन से पद है, एक तो ये एल्जेब्रिक है और एक ये लॉगरिथमिक है। तो अगर हम देखेंगे तो लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक से पहले आया, यानी इसे फर्स्ट लेंगे और इसे सेकंड, तो हम यहाँ पे लॉग वाले को फर्स्ट लिया और इसको सेकंड लिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अब आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए खंडसा का। खंडसा का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन का। ये होता है बेटा, इधर सर थोड़ा सा कैमरे की नजर इधर करें,
फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन कर लिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन और इस होल का समाकलन। ये आपने सबने पढ़ा होगा। फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का समाकलन करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, फर्स्ट का अवकलन करना है, सेकंड का समाकलन करना है, इस पूरे का समाकलन करके बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस को यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास है फर्स्ट को छोड़ा, log x को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन, x का समाकलन आप सभी जानते हैं, x स्क्वायर बटा 2, माइनस का चिन्ह, समाकलन का बड़ा चिन्ह, पहले का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन हो जाता है 1 बटे x, और बेटा सेकंड का समाकलन है x स्क्वायर बटे 2। इस पूरे का भी अभी समाकलन करना बाकी है। ये बेटा यहां से गुणा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ताकि आप कहीं कंफ्यूजन में log x क्यूब बटा 2 ना लिख दें। ये अलग अलग पद है। माइनस यहां से देखिएगा ये आ जाता है 1 बटा 2 बाहर आ जाता है और केवल x dx बच जाता है। तो ये आ जाता है x स्क्वायर बटे 2 log x माइनस x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। इस पे कुछ विशेष फॉर्मूले भी बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक का और भी चीजें हैं। तो उसमें आपको मेन जो थीम है वो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पे आइलेट को इस हिसाब से अप्लाइड करना है, इसके ये इस हिसाब से इसका रखने का क्रम है। ये चीजें आपकी रिवीजन के काम आएगी। आगे देखते हैं टाइप नंबर 25 जो विशेष सूत्रों पर आधारित है। विशेष सूत्रों पर आधारित या आंशिक भिन्न पहले बता देता हूं। चलिए आंशिक भिन्न पहले बता देता हूं, फिर आपको 25 नंबर है। मेरा उद्देश्य आपको 45 टाइप के मेथड से रूबरू कराना, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं। तो उसमें हम 25वें टाइप पे पहुंच चुके हैं। टाइप नंबर 25 आंशिक भिन्न में वियोजन से, आंशिक भिन्न वियोजन से समाकलन। आंशिक भिन्न में वियोजन का क्या फंडा है? यहां पे भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी। आप देखिएगा कि इसमें बेटा क्या होता है कि हमारे पास अंश बटे हर में कोई फलन होता है। जैसे हमारे पास आ गया 1 और एक आ गया 1 प्लस या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हम ले सकते हैं, वो अपने ऊपर है। और ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हर की घात अंश की घात से अगर बड़ी है तो आप कोई काम ना करें। अगर अंश की घात बड़ी है तो उसे भाग दे करके थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पे 3 घात है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और dx। इसे हम वापस ऐसा लिख सकते हैं क्या, a माइनस यानी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे लिखने का जो क्रम है वो बेसिकली कई टाइप के हैं, अभी मैं सारे साझा आपके सामने कर दूंगा। यहाँ पे देखिए इसे हम लिखेंगे a बटा 1 माइनस एक्स प्लस b बटा 1 प्लस एक्स प्लस c बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम a, b और c के मान प्राप्त करेंगे और उन्हें रख करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसका समाकलन आसानी से प्राप्त हो सकता है, इसका हो सकता है और इसका भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो आंशिक भिन्न में वियोजन के जो टाइप्स हमारे पास मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे? जैसे एक तो अपने पास आ गया 1/x प्लस ए से संबंधित, a और x प्लस b। तो ऐसी स्थिति में हमें जो आंशिक भिन्न में वियोजन करना है वो x प्लस a लिया प्लस b बटा x प्लस b लिया। दूसरा टाइप है उसके अंदर 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, केवल हर पे फोकस करना है। आंशिक भिन्न में जो वियोजन है उसका जो टारगेट होता है वो हर होता है। x प्लस a का होल स्क्वायर अगर हमारे पास आ जाता है, जैसे इसमें आया था, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास होता है a बटा x प्लस a प्लस b बटा x प्लस a का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस a आ जाता है और इसी के साथ जैसे x प्लस a आया और दूसरा x स्क्वायर प्लस b, जैसे बेटा यहाँ पे
जब यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसका गुणनखंड संभव था, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता तो इसका गुणनखंड संभव नहीं होता। तो अगर इनका गुणनखंड संभव नहीं होता और ये दो घात करा जाता है तो इसका वियोजन इस प्रकार से करते हैं हम 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान रखिएगा बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये इस तरीके से तोड़ करके अब ये समाकलन योग्य आराम से हो जाएंगे, यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपके आराम से अप्लाई हो जाएंगे और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करके मैं इसका रिजल्ट तक आपको पहुंचा सकता हूं। यहाँ पर ये बेसिकली मेन टाइप के हैं जिसमें हमारे पास इस टाइप से आंशिक विनिमय वियोजन हमें करना है। और चले इसको अंजाम तक पहुंचाते हैं हम। हमारे पास है 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इधर आएगा तो यह जगह a इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक पद है और ये 3 के लिए यह जगह b इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स। हमारा उद्देश्य है a, b और c का मान प्राप्त करना, क्योंकि हमने इस समाकलन को इसमें तोड़ दिया है। ठीक है, यह जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ये पूरा मैटर मौजूद है। अब देखिएगा कि यहां से ए बी सी का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार x बराबर 1 रखूंगा ताकि यहां पर कुछ संख्याएं प्राप्त हो जाए। x बराबर अगर 1 रखता हूं, x बराबर 1 रखने पर आपके सारे टीचर्स ने आपको बताया किस तरह से मान निकालना है। 1 रखने पर 1 और 1 2 आ गया, बराबर 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 है। x बराबर 1 रखते ही ये 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, तो ये दोनों लैप्स हो गए, तो a बराबर आ जाता है 1/2। आपने क्या किया, x बराबर 1 रखे, 1 का मान प्राप्त कर लिया। अब मैं रख रहा हूं x बराबर -1। x बराबर जब -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 2 बराबर -1 प्लस 1 0, यानी ये खत्म हो गया। -1 प्लस 1 0, यानी ये भी खत्म हो गया। -1 और 1 ये 2c आ जाएगा, ये हो जाएगा 2c, तो c बराबर आ जाता है 1। ये दो मान हमारे प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों मानों को आप इक्वेशन में रख के तीसरा मान भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं a और c का मान यहाँ पे रखता हूं और उसके बाद में अगर दोनों पक्षों की तुलना करूंगा तो इजीली हमारे पास b का मान भी प्राप्त हो जाएगा। चलिए रख के देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो यहां से हमारे पास देखिए a का मान है, a का मान हमारे पास कितना आ रहा है, a का मान आ रहा है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b का मान हमारे एब्सेंट है, b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और c का मान 1 है तो यह जाता है 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको तिर्यक गुणा किया जा सकता है या 1/2, चलो 2 को इधर भेज दिया तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर, और यह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस b माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 2 जब भेजा था तो ये 2b हो जाएगा क्योंकि 2 एलसीएम लिया था, और ये भी 2 हो जाएगा, और यहां से भी आ जाएगा 2 माइनस 2x। पदों को एक जैसे करेंगे या दोनों पदों में आप तुलना करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करनी है तो यह आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा माइनस का 2b। हमें सिर्फ b का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम ज्यादा इस पे माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से सीधा हमारे पास आ जाता है 2b बराबर 1 मिल गया, ये इधर आया तो -1 आ गया, और b बराबर आ गया -1/2। ये मान हम दोनों पक्षों की तुलना करके हमने आसानी से निकाला। a का मान हमारे पास आया है 1/2, 1/1 माइनस एक्स। b का मान आया -1/2, -1/2 1/1 प्लस एक्स, एंड तीसरा है c है, वो है 1, यह जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप आसानी से इनके समाकलन कर सकते हैं। आप जानते हैं जो बटे में है उसका लॉग होता है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स के लिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, -1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है 1/x, तो यह जाता है -1/x।
इसमें सभी बच्चे जानते हैं। इसको आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं, -1/2 कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस में आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 - x इंटू 1 + x और -1 + x और c। इसको आप और गुणा में लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ, इनका गुणा आएगा 1 - x² इंटू -1/1 + x + c। तो ये हमारे पास आंशिक विनिमय वियोजन का जो पूरा मेथड है वो आपके सामने रखा। मैंने कहा इन पे भी आप काम कर सकते हैं। अगला और लास्ट समाकलन का जो आखिरी टाइप है, 26वां टाइप, वो विशेष सूत्रों पर आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे केवल एक कैलकुलेशन था जो आप आसानी से करें। क्योंकि पूरी बुक का रिवीजन करवाना है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस को, उनके जो कैलकुलेशंस हैं उन पे काम थोड़ा कम करूँगा और जितना चाहिए उतना करना भी पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब शुरू हो जाता है तो उसे अंत तक पहुँचाना भी हमारी ड्यूटी होती है, चाहे वो फिर कितना भी लंबा हो या छोटा हो। नेक्स्ट और लास्ट जो समाकलन का टाइप है, जहाँ से 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आ रहा है कंपल्सरी, मान लीजिए टाइप नंबर 26 नंबर टाइप है विशेष सूत्रों पर आधारित। विशेष सूत्रों पर आधारित कुछ विशेष सूत्र आपने पढ़े होंगे, मैं आपको थोड़ा सा उन्हें याद करने की भी बात आपके सामने रखूंगा। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/a² + x² dx, 1/a tan 1x, पढ़ा है सभी ने। दूसरा इसका जो फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं माइनस में ले लेता हूं x² - a², तो आपने पढ़ा होगा log के टर्म, सभी ने पढ़ा होगा log ऑफ 1/2a log ऑफ x - a/x + a। ये फॉर्मूला आप सभी को याद होने चाहिए बेटा। तीसरा है 1/a² - x², तो यहाँ पे आ जाता है 1/2a log ऑफ a + x/a - x + c। ये आपने, और इसके साथ आपने पढ़े होंगे 1/2a, फिर आप देखते हैं तो 1/a² - x² रूट के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा sin 1x/a, sin 1x/a + c। फिर आपने पढ़ा होगा 1/√a² + x², तो ये log में होता है log ऑफ x + √a² + x² + c, log ऑफ x² - a, x² - a², तो भी आपने पढ़ा होगा log ऑफ x - √x² - a², x² यहाँ पे प्लस ही रहेगा +c। और इसके बाद ये सारे फॉर्मूले के बाद इनके सारे, ये हर में है, अगर ये अंश में जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा। पहले इन फॉर्मूले पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन इनसे अप्लाइड होंगे। tan 1 का 1/1 + x² होता है, tan 1 का अवकलन उसके जैसा ही है, केवल 1/a आया है जो भाग में लगने के बाद। ये दोनों देखिए बेटा एक जैसे हैं, इनके लिए मैंने हमेशा अपने बच्चों को कहा है कि x पहले तो माइनस पहले, याद रखना है सूत्र के लिए कि x पहले तो माइनस पहले। आप देख रहे हैं इसमें x पहले है ना, तो माइनस वाला टर्म ऊपर है, बाकी दोनों में सेम है 1/2a। इनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, x पहले तो माइनस पहले और x बाद में है तो माइनस भी बाद में है। आप देख रहे हैं, ये इसके लिए ध्यान रखना है। ये 1/√1 - x² आपने sin 1x का अवकलन पढ़ा होगा, तो इसका जस्ट उल्टा इसका समाकलन हो जाता है 1/√a² + x², और ये दोनों एक जैसे हैं। इसमें log ऑफ x प्लस, अगर ये है तो ये लिख दिया, log ऑफ x प्लस ये है तो ये लिख दिया। और अगर बेटा इन्हीं को अगर हम अंश में देख लें, अगर इसमें अंश में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्मूला ले लिया हमने, ये वाला √a² - x² dx, ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है आपको क्या करना है, 1/2 रूट ऑफ, ये फलन लिखना है 1/2 रूट ऑफ a² - x² प्लस a²/2, ये जो पहले फॉर्मूला था, जो हर में था वही रखना है, ये जगह sin 1x।
यानी कि ये एक्स्ट्रा बढ़ा और ये सारों में बढ़ेगा। अभी देखिएगा रूट ऑफ, जो बच्चे 12th के एग्जाम देंगे उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये बात, क्योंकि उन्होंने बहुत बार पढ़ा है। अब मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं कि किस तरह से फॉर्मूले याद रह सकते हैं। इसका dx लिया तो यहां पे फिर से 1/2 लिख दें, ये कॉपी कर दें सीधा, और बाकी जो आपके पास काम था a²/2 log ऑफ, ये जो सेम था वो रहने दें, x प्लस रूट ऑफ a² + x²। फिर अगर अपने पास आ जाता है a² - x² dx, तब भी आपके पास यही रहेगा 1/2 a² + x² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस रूट ऑफ a² - x²। अब यहाँ पे एक जगह आपके पास चेंजेज आएगा केवल, वो है x² - a² वाले। जैसे हमारे पास ये जो आएगा ना, इसका जब आप फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए a² वाले में ये लिख ही दिया, ये x² - a² वाला करेंगे ना, यहां पे सिर्फ आपको एक माइनस का चिन्ह लगाना है बस। बाकी सारे फॉर्मूले में ये बात है, ये कॉमन है। आप अपनी किताब में देख सकते हो कि ये जो हर में है और अंश में, इनमें इतनी सिमिलरिटी है कि ये सब में है। ये क्वेश्चन का पार्ट अगर x² - a² है तो x² - a² ही रहेगा, ठीक है। ये है तो यही रहेगा, ये है तो यही रहेगा, 1/2 सब में रहेगा, a²/2 सब में रहेगा, ये सारी बातें हैं। तो ये फॉर्मूले पे आधारित भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपके सामने चलता हूं, देखता हूं कैसे सॉल्व होगा। इन फॉर्मूलों को याद करना जरूरी है, और इन पे जो रूट वाले हैं और स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, इस पे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है एग्जाम में आना। देखिए बेटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हमें कह रहा है कि cos x बटे रूट ऑफ 4 - sin² x इंटू dx। आपको पता है कि sin x को टी पुट करूंगा तो cos x मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने sin x को टी पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जाता है cos x dx है वो dt बन जाएगा, यह जगह dt बटा, इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस t का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1/a² - x²। अभी आपने पढ़ा था साइन इनवर्स x/a यानी कि t/2, और t का मान आपने अभी रिप्लेस किया, t का मान क्या है, sin x है, तो ये जगह sin x बटे 2, साइन इनवर्स x/a आया ना, हाँ सही है। इसमें साइन से साइन इनवर्स कटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ये आपके पास आंसर आ गया, इतना सा काम है। एक इसी का और क्वेश्चन, इस टाइप के जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो ऐसा होता है, 1/5x - 6 - x² इंटू dx। एक्सरसाइज 9.5 से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी 9.5 इस तरह के सवालों से भरी हुई है। इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। इस क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाना होगा, उसके लिए हमें क्या होगा, देखिएगा माइनस का चिन्ह मैं कॉमन करने का विचार कर रहा हूं। माइनस कॉमन किया, x² - 5x + 6 इंटू dx। ये रहता है -x²। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं आप, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते और घटाते हैं, तो ये माइनस का 5x तो बढ़ा रहा है, यह जगह प्लस 5/2 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, और यही इसमें से घटा भी दिया 25/4 इंटू dx। ये बेटा थोड़ी सी व्यवस्था अच्छे से करनी है। यहां से अगर हम देखेंगे तो यह जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ माइनस लगा हुआ है, सभी को पता है। ये मसला ब्रैकेट 24 में से 25 गया तो यह जाता है -1/4 इंटू dx। माइनस के चिन्ह को अंदर धकेला तो यह जाता है 1/√1/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 5/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा बना सर, ये वाला फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है, a² - x² का, जो अभी हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स x/a। तो ये फॉर्मूला वहां पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह है x - 5/2 और a की जगह है 1/2 और प्लस c। तो यह जाता है साइन इनवर्स, यह जाता है 2x - 5 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया।
तो इस क्वेश्चन पे भी आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। तो इसी के साथ 9वां चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब मैं 10वां चैप्टर जो निश्चित समाकलन है उसका क्वेश्चन लेकर के आऊंगा अगले लेक्चर में, उसके साथ अवकल समीकरण, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, साइंस एरा डिजिटल क्लासरूम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत। आप टारगेट है आपका बोर्ड एग्जाम 2020 18 जून 2020 को होने वाले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं साइंस एरा के डिजिटल क्लासरूम विदासर से। मैं राजेश पारिक आपको मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में पिछले 26 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। कुल 45 टाइप 45 टाइप्स में हम मैथमेटिक्स का जिक्र करेंगे, जिसमें आज 27th टाइप आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। तो देखेंगे हम कि चैप्टर नंबर 10 10वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं आप, जिससे हम 27th टाइप लेंगे। समाकलन से संबंधित है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन से जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका 6 नंबर का, वो आएगा बोर्ड एग्जाम में, और इसे हमने टाइप नंबर 27 में लिया है। यहाँ पर निश्चित समाकलन में गुणधर्म का प्रयोग करते हुए, गुणधर्म विशेष जो गुणधर्म हमने पढ़े हैं उन गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए समाकलन की समस्याओं का हल जानेंगे। और आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो मुख्य गुणधर्म है जिसका हम जिक्र करेंगे वो क्या होगा। वैसे तो कुछ गुणधर्म है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि a to b fx dx, आपने एक गुणधर्म पढ़ा होगा। अगर a to b fx dx हो तो अगर इसकी लिमिट चेंज उल्टा कर देते हैं, b to a कर देते हैं और fx dx कर देते हैं, तो इसके समाकलन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। आपने एक गुणधर्म ये भी पढ़ा होगा कि a to b fx dx बराबर, अगर ये एक बड़ा अंतराल है तो इसे 2 या 2 से अधिक अंतरालों में भी तोड़ा जा सकता है। a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ये भी एक आपने गुणधर्म पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा। वेयर c लाइज बिटवीन a एंड b, c जो है वो a और b के बीच में लाई करता है। ये ज्यादातर मापांक वाले सवालों में इसका प्रयोग हम करते हैं, जहां मापांक के क्वेश्चन सॉल्व करने को होंगे, या और भी कुछ सवाल है जिनमें हमें लिमिट को ब्रेक करके लिमिट का ब्रेकिंग पॉइंट निकालना होगा और उसके बाद समाकलन का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना होगा, जहां से इजीली हम मापांक का चिन्ह हटा के कर लेते हैं। इसी के बीच में एक वेरी इंपॉर्टेंट जो गुणधर्म है आपने पढ़ा होगा a to b fx dx। मैं सारे गुणधर्मों का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पे। a to b fx dx आपने पढ़ा होगा कि दोनों लिमिट्स को ऐड करके अगर हम a to b करते हैं और यहाँ पे ऐड करके अगर घटाते हैं तो ऐसे मान में कोई फर्क नहीं आता। देखिएगा a to b fx, ये गुणधर्म नंबर 4 है आपकी किताब में, जिसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। गुणधर्म नंबर 4, इसका बहुत ज्यादा उपयोग हमारे क्वेश्चन में आएगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो ऑलमोस्ट इसी गुणधर्म पे आधारित a to b fx dx बराबर a to b f a प्लस b माइनस x इंटू dx, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसी के आधार पे सम फलन और विषम फलन की कैटेगरी भी बनी है। आपने देखा होगा कि जैसे 0 to 2a का आपने पढ़ा होगा 0 to 2a fx dx, तो यहाँ पे जाता है 2 टाइम ऑफ 0 to a, 2 टाइम ऑफ 0 to a fx dx, और एक केस आ जाता है 0 आ जाता है। एक सम फलन के केस में आता है जब f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो, यानी कि 0 से आपने घटाया, और इसी स्थिति में 2a माइनस एक्स कह सकते हैं, 2a माइनस एक्स। और अगर f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो ये अलग अलग केसेस में आपके पास आता है। इसके लिए 2 टाइम और इसके लिए अपने पास क्या जाता है, इसके लिए 2 टाइम आ जाता है और इसके लिए 0 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने और भी गुणधर्म जिक्र किए, लेकिन हम सबसे जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास गुणधर्म नंबर 4। इसी पे आधारित आपने और भी पढ़ा है -a to a,
माइनस ए टू ए भी पढ़ा है, माइनस ए टू ए एफ एक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप सभी गुणधर्मों का प्रयोग कर सकते हैं। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड इसी का मान दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक शून्य होता है, एक सम फलन पे और एक विषम फलन पे। तो चलिए हम देखते हैं गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करते हुए। गुणधर्म नंबर 4 का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे और वो बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और किस तरीके से मार्क्स गेन करेंगे। चलिए 27 नंबर टाइप है, उसका एक क्वेश्चन मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। जैसे हमारे पास है 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x। जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा पूछे गए, लगातार आप पिछले पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो log और 1 प्लस cos x, 1 प्लस sin x, 10x या वगैरह वगैरह के, और इसके बराबर हमें प्रूफ करना है π/8 log 2 बेस e, ये प्रूफ करना है। ये हमारे पास का टाइप जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं, जिसमें हम गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने i बराबर ले लिया 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x इंटू dx। हमने लिया log ऑफ e 1 प्लस 10x इंटू dx। मैंने कहा था गुणधर्म नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस में आप गुणधर्म नंबर 4 लगाएंगे, उसके बाद चाहे आपको दोबारा सम फलन, विषम फलन का या और कोई गुणधर्म भी प्रयोग में करना पड़ सकता है। यहाँ से हम गुणधर्म नंबर 4 से अगर देखेंगे तो दोनों लिमिट्स को ऐड किया तो π/4 आया, तो यहाँ आ जाता है log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x इंटू dx। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुणधर्म का प्रयोग, गुणधर्म नंबर 4 से। अगर आपको गुणधर्म का सीरीज नहीं याद रहता है तो आप वहां पे कोई जरूरी नहीं कि आप गुणधर्म नंबर संख्या लगाना जरूरी है, आप सिर्फ लिख सकते हैं गुणधर्म से और वहां पे वो जिक्र कर सकते हैं कौन सा गुणधर्म आपने लगाया। यहां से हमारे पास आ जाता है 0 टू π/4 log ऑफ e, ये हो जाता है बेटा 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो यह आ जाता है 0 टू π/4 log ऑफ e, देखिएगा ये 1 प्लस 10x, क्योंकि 10 π/4 का मान 1 होता है तो 1 प्लस 10x को मैं सीधा ऊपर लेके आ रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस, ये देखिएगा 1 आएगा 1 माइनस 10x, बिकॉज 10 π/4 का मान आप सभी जानते हैं कि 1 होता है। ये आ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, यहां पे इसे मिटा देता हूं। चलिए i इज इक्वल्स टू 0 टू π/4 log ऑफ e, log ऑफ e 1, देखिए 10x से 10x कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाता है 2 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू dx। ऐसे प्रश्न को कि आपकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है हर साल, 0 टू π/4, यहाँ पे आ जाता है बेटा log ऑफ 2 माइनस log m/n का फॉर्मूला आप जानते हैं सभी, log m/n बराबर होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, सभी जानते हैं। तो इसका जिक्र किया यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 10x इंटू dx। आप जानते हैं समाकलन है वो वितरण नियम का पालन करता है, ये आगे वितरित हो सकता है, यहाँ पर ये इंटू dx आ गया, माइनस 0 टू π/4 log ऑफ e 1 प्लस 10x इंटू dx। ये क्या है, ये आपके पास स्टार्टिंग वाला i आ गया वापस, यही तो है, वहां पे हम i लिख सकते हैं, यह आ जाता है i बराबर, ये log 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लाया जा सकता है, यह आ जाता है 0 टू π/4 इंटू 1 इंटू dx, या सीधा आप dx कह सकते हैं। और ये जो i है इसको मैंने चलिए एक बार i लिख दिया यहाँ पे, ये आपके पास प्रश्न में देखा था जो दिया था, ये सेम केसेस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लेंगे उसमें सेम केसेस बनेगा। मैंने एक टाइप आपके सामने इस टाइप का एक एग्जांपल दिया है
आप ऐसी प्रैक्टिस जरूर करके रखें क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। 1 का समाकलन x होता है तो यह जाता है log ऑफ 2 बेस e, यह जाता है x, लिमिट हो जाती है 0 to π/4। आप लिमिट लगाने की बारी आ गई है तो यहाँ जाता है π/4 - 0, तो यह जाता है log ऑफ 2 बेस e इंटू π/4। ये बेटा 2 का डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा π/8 log 2 बेस e। क्या आपको यही रिजल्ट सॉल्व करना था? बिल्कुल सही है आपका, π/2। हाँ तो बच्चों अगला टाइप है हमारे पास समाकलन का अनुप्रयोग। ये निश्चित समाकलन का अपना कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 11वां, जिसमें समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग, और यहां से 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं 3+3। जनरली समाकलन का जो अनुप्रयोग है वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका अनुप्रयोग किया जा रहा है। हम कह सकते हैं बंद लूप का या घिरी हुई आकृति का, बंद लूप या घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां पर 3+3 है। एक जनरल क्वेश्चन रहेगा जिसमें 3 नंबर का रहेगा और एक और रहेगा 3 नंबर का। तो मैं आपको बताऊंगा दोनों टाइप में क्या अंतर रहेगा, वो भी बता दूंगा आपको। एक में तो एक्सिस उसके अंतर्गत आएगी, एक्स एक्स या वाई एक्स है, उस बंद लूप का के अंदर एक हिस्सा रहेगा, यानी एक्स एक्स से टच करेगा हमारा पैरामीटर, और एक में एक्स एक्स या वाई एक्स से किसी भी एक्स से पैरामीटर टच नहीं करेगा। उसे हमें जबरदस्ती वहां पर एक बाड़ खींचनी होगी और वहां पर उस एक्सिस को उसके अंतर्गत लेके आना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 28 है, शायद 28 है। तो फर्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन कौन सा रहेगा, एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। परवलय y² = 4ax, x रेखा x = 2a तथा नाबिलंब। मैं इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि वहां पे ज्यादातर बातें मैं आपको एक क्वेश्चन में बता पाऊं। हालांकि सारी बातें मेरे लिए भी संभव नहीं है आपको 1 या 2 क्वेश्चन में बता पाना, लेकिन ज्यादातर बातें हैं वो मैं आपको बता जाऊं, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। नाबिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से हम समाकलन का उपयोग करके इसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ आकृतियां आपको दी जाएंगी और उनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात है। परिबद्ध का मतलब होता है घिरा हुआ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। y² = 4ax एक परवलय होता है और आपको बताया गया कि परवलय के 4 डायग्राम है, 4 टाइप के डायग्राम बन रहे हैं। यहाँ पर एक जनरल डायग्राम x जो अकेला होता है उसकी दिशा में डायग्राम बनाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 4ax की जगह -4ax होता तो डायग्राम इधर होता। अगर 4ay होता, x² = 4ay होता तो डायग्राम ऊपर होता, और अगर x² = -4ay होता तो डायग्राम नीचे होता। तो हमने कहा ये एक डायग्राम बना। x आप सभी को पता है ये x एक्सिस है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ये x और ये y एक्स। रेखा x = 2a, हम ऐसे मान सकते हैं x = a और x = 2a। तो ये x = 2a जो y एक्स के पैरेलल लाइन जाएगी, x = 2a की लाइन खींच दी हमने। और नाबिलंब आप जानते हैं जब y² = 4ax है तो नाबिलंब का जो इक्वेशन होगा वो होगा x = a। नाबिलंब का समीकरण होगा वो x = a होगा, सबको पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है x = a। तो यहां से ये x = a जो है वो नाबिलंब का इक्वेशन है, इसको सीधा आप x = a लिख सकते हैं। अब इनसे घिरा हुआ, तो ध्यान दीजिएगा एक साइड ये वक्र होना चाहिए, एक साइड x अक्ष होना चाहिए, जैसे ये और ये हो गए 2, ध्यान से देखना आप। और एक x = 2a लाइन जो ये हो गई, और एक x = a या परिबद्ध नाबिलंब है वो ये हो गया। तो ये जो बंद लूप आ गया। अब इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को,
सबसे पहले ध्यान रखना कि नाभिलंब का इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, इसमें ये पार्ट भी है और ये पार्ट भी है, लेकिन दोनों पार्ट नहीं है। या तो आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। इसमें भी देखिए वही वक्र आ रहा है, वही एक्स अक्ष। अब बच्चे कहते हैं सर ये घिरा हुआ तो ये भी है। कई बार मेरे ऑफलाइन में मेरे साथ बच्चों का ये रहता है, क्वेरी रहती है कि सर ये दोनों घिरे हुए हैं। तो मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर ये दोनों होते तो इस एक्स अक्ष का कोई रोल नहीं होता। अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये दोनों होते। अगर एक्स अक्ष लिख दिया है यानी कि इसका या तो एक साइड ये वाला लिया जाएगा या ये लिया जाएगा और दोनों का मान समान पाया जाएगा, इसलिए हम इसको ना लेकर के केवल इस लूप को ले रहे हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी और डी। तो हमें चाहिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। वहां से ही मान लो आप, हर क्षेत्रफल वैसे ही होता है। वर्ग का क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, तो वही लंबाई भी भुजा और चौड़ाई भी भुजा। फिर हर चीज का जो क्षेत्रफल होता है व्यापक है, वो आयत का आपने मान लिया। यानी कि जैसे ये हमारे पास स्पेस है तो इसका क्षेत्रफल का मतलब घिरा हुआ स्थान, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, घिरा हुआ स्थान आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर इसका घिरा हुआ स्थान चाहिए तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर डालते हैं। ये हमने पैरामीटर डाल दिया, ये देखिएगा इसके अंदर एक पैरामीटर है जिसको हमने dx का नाम दे दिया। अगर पैरामीटर x एक्सिस पे पड़ता है तो हम उसे स्मॉल dx यानी x का अल्पांश लेते हैं हम। आपने कभी कोई चीज को देखा होगा, जैसे वीडियो क्लिप चलता है, जैसे स्टेटस पे आप जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटस डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको ऐसे 15-15 सेकंड के ऐसे नहीं आते क्या स्पेस, ऐसे। तो आपको अगर 2 मिनट का स्टेटस डाउनलोड करना है तो आप 15 सेकंड का पहले करो, फिर उसके बाद 15 सेकंड का करो, फिर 15, तो 2 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि 15 सेकंड क्या है? उसके लिए एक स्मॉल अल्पांश है। अब वो 15 सेकंड के कितने आप लगा रहे हो, 8 है या 10 लगा रहे हो, वो उसकी पूरी हाइट पे डिपेंड करता है। वैसे ये dx है, वो x का पैरामीटर है, यानी x का अल्पांश है, और इसको यहां से यहां तक ये जाएगा, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको dx इसकी चौड़ाई ले ली और लंबाई ये ऊपर की हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड जो एरिया होगा वो होगा मेरे पास y dx, क्योंकि y तो लेंथ हो गई, y ऊपर जा रहा है ना, और dx चौड़ाई हो गई, तो y यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब y dx, लेकिन ये यहां से यहां तक dx जा रहा है, तो यहां पे x का मान कितना है? आपने देखा x बराबर a, जो कि लिमिट बताता है, और यहां पे x का मान कितना है? ये है 2a। बेहद इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है इसकी लिमिट, यहां से यहां तक। ऊपर आप किससे स्पर्श कर रहा है? सिंगल से कर रहा है, तो यहां पर एक ही अपना पास पार्ट आएगा और कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलते हम आगे थोड़ा सा, हालांकि इस पे 1-2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको नई नई चीजें सामने आएंगी, तो आप जरूर इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, 3+3 2 क्वेश्चन है, कंफर्म आ रहे हैं। छोटी सी प्रश्नावली है, 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहां से जाएगा a to a एंड y यहां ऊपर किस से टच हो रहा है? यहां से y का मान निकालना है। ऊपर बेटा परवलय से हो रहा है, तो परवलय से y का मान निकालते हैं। y² बराबर 4ax, तो यहां से y बराबर आ जाता है 2√ax। y का मान आ गया, यहां पे रखा जा सकता है 2√ax × dx। तो यहां पे बेटा 2√a, ये दोनों ही कांस्टेंट से बाहर आ गए। अब केवल √x का समाकलन, √x का समाकलन क्या होता है आप जानते हैं? √x को x का घात आधा लिख सकते हैं ना, x की पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं √x को। और इसका जब समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। हाफ प्लस 1 का मतलब 3/2 हो जाता है, तो यहाँ जाता है 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, ये सारे बच्चे बहुत बार प्रैक्टिस कर रखे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा इसमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बस समझा दिया है कि किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो। ये बेटा 3/2 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 4/3√a, और ये 2a आप अपर लिमिट पहले रखते हैं, आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ठीक है, इसको आहिस्ते देखिएगा, 4/3√a, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, आपने देखा था ना 1 प्लस आधा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2√2। 3/2 पावर को क्या लिख सकते हैं? 2√2। यह जाता है a√a और यह जाएगा -a√a। थोड़ा सा इस पे कैलकुलेशन मैं करूंगा।
रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ रहा है बेटा। अगर ये दोनों होते तो यहाँ 2 टाइम आ जाता, ठीक है, दोनों है नहीं इसलिए हमें वही करना। अब इसमें अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 8√2/3। ध्यान से देखिएगा, संख्या के साथ संख्या का गुणा हुआ, √a से √a का तो ये हो जाएगा a², ठीक है, माइनस ये अंदर जाएगा तो 4/3 और a√a से आ गया a²। आप आहिस्ते इसको आराम से इसमें 4/3 कॉमन ले सकते हैं तो ये बच जाता है 2√2 और -1 इंटू a² भी कॉमन हो सकता है। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन बेहद सतर्क तरीके से करना है। इस क्वेश्चन का गलत होने का एकमात्र कारण है कैलकुलेशन, और मैंने 90% से ज्यादा विद्यार्थियों के ये दोनों क्वेश्चन गलत होते हुए देखें। क्वेश्चन नंबर 28 यानी टाइप नंबर 28 और टाइप नंबर 29। मैं अपने विद्यार्थियों को भी चैलेंज देता हूं कि आपको अगर पूरा पेपर में 100 लगाना है तो इन 2 क्वेश्चन में सही करके दिखाना होगा और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना होगा। तो इसके कैलकुलेशन जब ये क्वेश्चन कर रहे होते हो तो फॉर्मूला बेहद सरल होगा, लेकिन लिमिट लगाते समय या और कोई कैलकुलेशन के टाइम में आप गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप 29वां टाइप क्या कह रहा है। डायग्राम बढ़िया तरीके से पूरी चीजें क्लियरिटी एकदम सामने आनी चाहिए। टीचर को आपको पढ़ा देना है 18 जून को, अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ गणित लिख के आनी है। वहां पे टीचर ये लगाना चाहिए कि टीचर स्टूडेंट बन जाए और स्टूडेंट टीचर बन जाए। आपको इतनी शानदार गणित एक्सप्लेन करनी है कि अगर वो अनपढ़ भी हो तो उसके समझ में आ जाए कि मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं हम टाइप नंबर 29। 29वां टाइप क्या है, जो इससे थोड़ा सा मैंने कहा था जिसमें एक्सिस कवर नहीं होगी, उस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। परवलय 11.2 से रहेगा। ये 11.1 से था पहला। कह रहा है परवलयों y² बराबर 4ax तथा x² बराबर 4ay के मध्य उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल, उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। चलिए इस बार केवल 2 ही हैं, पिछली बार तो 3 4 थे। बना देते हैं डायग्राम, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो डायग्राम में y² बराबर 4x का मुंह किधर होगा, x की धन दिशा में, और x की धन दिशा इधर है बेटा। पिछले वाले में शायद x ही तो ना अकेला, हाँ सही है। तो x की धन दिशा में और x² बराबर 4ay, तो ये हमारे पास आ जाता है। मैंने सोचा ऐसा नहीं, पिछली बार में ये वाला और मैंने इसका डायग्राम बना दिया। चलिए सही है, क्वेश्चन यही था। ये देखिए थोड़ा बेटा, जब ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में काफ़ी फर्क होता है। जब बच्चे सामने बैठे होते हैं तो टीचर का भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा भी बहुत आता है। आप बीच में इंटरटेनमेंट का भी मौका मिलता रहता है, बच्चों के साथ वाद संवाद करते रहते हैं। लेकिन कोई नहीं, फिर वो मौका आएगा, बहुत जल्दी वो दिन भी आएंगे जब आप या आपके जूनियर्स, आपको तो शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से आगे अपनी ऊंचाइयों को छुएं, और आपके जो जूनियर्स हैं उनको साइंस एरा डिजिटल क्लासरूम के लिए या साइंस एरा की ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप प्रेरित करें। अगर आपको हमारे क्लासेस, हमारे पढ़ाने का अंदाज, हमारी टीम वर्क, आपको अगर फेथ हो तो आप ज़रूर अपने जूनियर्स को सजेस्ट करें। विदा सर में न्यूली साइंस एरा नाम की केवल ओनली फॉर साइंस सिस्टम है। साइंस में आप किसी भी टाइप का कोर्स करना चाहेंगे तो वो सारे अवेलेबल रहेंगे। 11-12 प्लस फाउंडेशन प्लस डिफेंस विद 11-12 वगैरह वगैरह। आप ज़्यादा जानकारी के लिए, आप सभी को पता है, पर्सनल रीच आप सबकी। चलिए हम देखते हैं आगे। हमने कहा कि परवलयों के लिए दोनों डायग्राम बन गए हमारे पास। पहला है y² बराबर 4ax और दूसरा है x² बराबर 4ay। अब आप कैसे कह रहे हैं कि इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है। पिछले वाले में देखा था आपने कि एक्सिस टच हो रही थी, इस बार इस बंद लूप के अंदर कहीं भी अक्ष नहीं आ रहा है। यही दोनों में फर्क है। पिछली बार का जो डायग्राम था वो कुछ ऐसा था,
ऐसा था और ये क्षेत्र आया था आपका, तो इस क्षेत्र में आप देख रहे थे ये एक्स एक्सिस शामिल हो रहा था ना। तो 11.1 के जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो उसमें एक्स एक्सिस शामिल होगा या वाई एक्स शामिल होगा। अगर एक्स एक्स शामिल होता है तो आपका आता है वाई डी एक्स, और अगर वाई एक्स उसके अंदर शामिल होता है तो आप लेते हो एक्स डी वाई। ये दोनों ही चीजें आपको पता है, लेकिन इस बार क्या है, ना तो एक्स एक्स शामिल आएगा ना वाई एक्स शामिल आएगा, तो यहां पर हम इसे एक बाड़ खींचेंगे। यहाँ पे क्या खींचेंगे, बाड़। ये जबरदस्ती एक्स एक्सिस को साथ में लेके आएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं, देखिए आपके यहाँ O है और यहाँ पे A है, तो आप इस बंद लूप को लिखोगे O A O। कुछ याद आ रहा है क्या, O A O? कोई पिक्चर याद आ रही होगी, धमाल धुमोल, तो वो वाला O A O नहीं करना है। यहाँ पे बेटा आपको जब अगर आप O A O लिख देते हैं, अगर मान लीजिए O A O लिख देता मैं इस क्षेत्र के लिए, तो क्या होता है कि इसी रास्ते से जाऊं और वापस इधर आ जाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए आप यहाँ पे O A O ना करके यहाँ पे A ले लें, यहाँ पे B ले लें, यहाँ C ले लें, और ये जो लिया है इसको D ले लें। मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ पे बीच में पॉइंट क्यों दिए हैं, इसका कारण है कि अभी जैसे मैंने O A O लिखा तो पथ का पता नहीं चल रहा है कि कौन से रास्ते से जा रहे हैं और कौन से रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे O A B C O इनके नामकरण आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन वापस वहां तक पहुंचाना है। O A B C O इसका क्षेत्रफल। इसका जब आप क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो मैंने अभी एक पैरामीटर लिया, यानी यहाँ पे एक बीच में D पॉइंट लेके आया हूं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए O C B D O ऐसा लिख सकता हूं। O C B D O का क्षेत्रफल माइनस O A B D O, यानी ये जो इस पे ब्लैंक है, इस ब्लैंक को अगर इस पूरे में से घटा दूं तो वही करने जा रहा हूं, O A B D O का क्षेत्रफल। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप 18 जून को पेपर देने जा रहे हैं, इससे पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के समरी में एक बार 17 जून को जरूर, वैसे 16 जून तक आपको सारी क्लासेस आपके पास आ जाएंगी, 17 को थोड़ा सा टाइम निकाल के एक बार समरी के तौर पे इन्हें जरूर क्लिप को देख लें। आपके दिमाग में कोई चीज़ अगर ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे क्या होता है तनाव में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, इतनी बार पढ़ लेते हैं कि लगता है यार कि पता नहीं कुछ याद है या नहीं है, कुछ भूल तो नहीं रहे, तो एक बार समरी आपके सामने रहनी चाहिए। कई बार मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में, मैंने सुबह मॉर्निंग में एग्जाम देने से पहले उसे आधा या पौन घंटे में एक बार समरी बताई और उसने कहा कि सर सुबह जो आधा घंटा बताया था उसी में पूरे क्वेश्चंस आ गए। तो कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। पिछले साल के जो पेपर्स हैं हमारे 5-6 साल के, उनको जरूर आप सॉल्व करें, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम, यहाँ पे हमने कहा कि O C B D O माइनस O A B D O इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर से वही बात है बेटा, क्योंकि हम एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो dx पैरामीटर लेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे y dx और यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस में y dx। अब लिमिट की बात है बेटा, देखिएगा कि लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो पहले ले रहे हैं पैरामीटर वो ऊपर वाला ले रहे हैं ना, तो लिमिट तो दोनों में सेम रहेगी क्या, दोनों में ही सेम रहेगी। 0 to ये कटान बिंदु, ये कटान बिंदु के पैरेलल है, तो दोनों का कटान बिंदु आप निकाले पहले, वो आपके लिए लिमिट का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, दोनों को आपस में मर्ज करना है और मर्ज करके यहाँ से वैल्यू निकालनी है। चलिए कैसे करते हैं, यहाँ से बेटा x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर आ जाता है 2 रूट ऑफ a रूट ऑफ y, ये उठा के आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से चूंकि हमें मान चाहिए x का, तो आप चलिए किसी का भी निकाल ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हम x का मान निकालें या हम y का मान रखे थे तो भी था, लेकिन कोई नहीं, अब शुरू कर दिया। वाई स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 4a इंटू 2 रूट a इंटू रूट वाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये y का इधर, इसको देख के क्या लिख सकते हैं हम, y इंटू रूट वाई लिख सकते हैं, बराबर ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 दूनी 8 a रूट a, ठीक है, और इंटू रूट वाई। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आपको समझा, ये रूट वाई से रूट वाई कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया y रूट a, y रूट y,
बराबर 8, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, देखिए 1 और आधा यानी y की घात 3/2 और यहाँ पे 2a की घात 3/2 लिख सकता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। मैंने यहाँ से क्या किया, x का मान उठा के यहाँ पे पहले वाले से x का मान लिया और इसे उठा के यहाँ पे पुटअप किया, ठीक है, और पुटअप करके फिर मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ से हम y बराबर हमारे पास आ जाता है बेटा 2a। एक तरीका तो ये है, लेकिन हमें चाहिए x का मान, अभी मिल जाएगा। y बराबर आप 2a यहाँ रख दें, y का मान 2a यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा x² बराबर 2 चौके 8 a², तो x बराबर आ जाता है 2√2 × a। ये x का मान आता है जो कि कटान बिंदु हमारे पास मिला। लेकिन ये तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। x² बराबर 4ay है और एक है y² बराबर 4ax। आप क्या करो कि इस दोनों का वर्क कर दो, जैसे इसका वर्क किया, इसका वर्क किया तो x की पावर 4 बराबर 4 चौक 16 a² × y²। अब मैं y² का मान उठा के इसके अंदर पुट कर दूं तो यह जाता है x की पावर 4 बराबर 16a² × 4ax, राइट। ये एक x है और यहाँ x की घात 4 है तो यहाँ x की घात 3 हो जाएगा, और ये 16 4 64 और a की घात 3, तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 4a की घात 3 लिख सकता हूँ, 4 चौक 16 चौक 64, और x बराबर हमारे पास आ गया, थोड़ा सा एक बार देखते हैं, यहाँ पे 4a था ना, हाँ एक मिनट बेटा, 2a आएगा, नहीं 2a नहीं 4a आएगा, और इस पे भी एक बार चेक करते हैं। x बराबर हमारे पास 4a आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लें, देखिएगा यहाँ से x का मान जो अपने पास आया, x का मान हमारे पास जो आया वो आया, इससे हमने x निकाला तो 4 का 2 आ गया, a का √a हो गया, फिर √y आ गया। इसका मान यहाँ पे पुटअप किया तो y² बराबर 4 को इंटू किया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सही है, और a√a आ गया और √y आ गया। फिर हम y² को दो टुकड़ों में इस तरह से तोड़ा, √y से √y चला गया, 4 दूनी 8 a√a आ गया, यहाँ पे y रूट, तो y को 3, y की घात 3/2, और यहाँ लिख सकते हैं हम 2a की घात 3/2, 2 दूनी 4 दूनी 8। हाँ ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ 8 के लिए चाहिए तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इसकी घात तो बेटा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8√2 हो जाती है, ठीक है। तो 8 के लिए अगर हमें चाहिए तो इसको ऐसा देखिए थोड़ा सा, यहाँ तभी वो मैच नहीं कर रहा है, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। इस मेथड को आप चाहे ना अप्लाई करें, थोड़ा है भी कॉम्प्लिकेटेड और फिर आपके लिए 8 को और तोड़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट है वो डिफर, ये आपके पास सही आएगा, ठीक है। यानी कि इसको एक को वर्क कर दिया, वर्क करके यहाँ से वैल्यू पुट कर ली। इसमें भी कर सकते हैं आप, इसकी 3/2 पावर 8 को ऐसे तोड़ो कि जैसे हमने लिखा 4 के लिए, तो 4 की 3/2 पावर क्या आती है, 8 आ जाती है ना, देखिए 4√4 बराबर 8, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप इसी रास्ते को अप्लाई करना चाहते हैं तो 4a की घात 3/2, तो यहाँ से बेटा ये y की घात 3/2 है तो y बराबर 4a आ गया। अब y बराबर 4a उठा के यहाँ पे आप रख दीजिए, y का मान 4a यहाँ पे रखा तो ये हो जाएगा 4 और 4 16a², और ये आ जाता है हमारे पास वापस, जब हम इसका वर्गमूल करते हैं तो 4a आ जाता है। तो ये x और y दोनों के मान 4a आए, जो कि यहाँ पे भी इस मेथड से भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो जाए लेकिन एकदम रिजल्ट सही आना चाहिए। तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 to 4a, बिकॉज यहाँ देख रहे हैं आप 0 to 4a, मैंने दोनों वीडियो से आपको बताया 0 to 4a, यहाँ पे भी है 0 to 4a, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर वाला लूप है, और ऊपर वाले का इक्वेशन कौन है, ये, यहाँ से y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 2√a√x, यानी कि इसमें मैं लिख रहा हूँ y² बराबर 4ax, और यहाँ से मैं लूंगा x² बराबर, जो नीचे वाला है वो है x² बराबर 4ay से, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आएगा 0 to 4a, अब y का मान आप लोगे तो ये आ जाएगा 2√a into √x, राइट, into dx, माइनस ये हो जाएगा 0 to 4a, और इसका अगर हम वैल्यू लेंगे, हम चाहिए y का मान चाहिए तो x² 4a into dx। आगे बढ़ते हैं हम, 2√a पे कोई लिमिट अप्लाई नहीं हुई है, √x का समाकलन अभी थोड़ी देर पहले लिया था, 3/2 गुणा 2/3, या सीधे आप बटे में 3/2 कर दो एक बार,
इसकी लिमिट आ गई 0 से 4a माइनस इसमें बेटा 1/4a और एक्स स्क्वायर का हो जाता है x³ बटा 3 इंटू 0 to 4a। ये 2 दूनी 4/3 √a और 4a पे अप्लाई करोगे 4a की पावर 3√2 माइनस मैंने कहा था कैलकुलेशन थोड़ा सा जटिल लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये लीजिए, क्योंकि लोअर लिमिट 0 और इसलिए मैंने उस पर लगाया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट 0 आएगी दोनों स्थितियों में। तो 4 की घात 3/2 8 होती है, तो 8 चौक 32/3 और a की घात 3/2 यानी 1.5 और 2 हो गई माइनस 4 चौक 16 चौक 64 64/12 और a³ से आ जाएगा a²। तो 32 इसमें 4 का आप देख सकते हैं, या इसको 16 से काट दें, 4 से काट दें, ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 16/3। 32/3 में से 16/3 गए तो 16/3 ही बचा ना, इंटू a²। ये आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन को जरूर ढंग से करें। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी किस तरह से लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट का क्या रोल रहेगा, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। ये हमने ले लिया है टाइप नंबर 29। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 30। समय की बहुत ही कमी है, तो मैं ज़्यादा समय आपके साथ ज़ाया नहीं करूँगा। जो कैलकुलेशन में लगे वो अलग बात है, और आपको भी कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग तरीके से करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी कि अगर कहीं मिस्टेक हो रही हो तो आपको पता भी चल जाना चाहिए। चलिए बेटा, तो हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इसमें 2 टाइप थे, दोनों आपके सामने साझा किए। चैप्टर नंबर 12 अवकल समीकरण है, और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि 2017 से पहले एक छोटा क्वेश्चन भी आता था, व्यापक हल ज्ञात करना। एक व्यापक हल दिया जाता था और इक्वेशन सिद्ध करना भी उसका टाइप का क्वेश्चन था, तो वो अब नहीं आ रहा है, केवल यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। 2 तरह के बेसिकली अवकल समीकरण आपके सामने आएंगे, एक समघात अवकल समीकरण और दूसरा रैखिक अवकल समीकरण। अब इसमें परिणित करने वाला आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है वो समघात का ही कैटेगरी। समघात बनाना, परिणित करने का मतलब होता है बनाना। तो समघात अवकल समीकरण क्या होता है, जैसे हमारे पास dy/dx है, इसके बराबर f(y/x) आ जाए, या हम ये कह सकते हैं कि dy/dx के सामने यहां पर भी 3 घात के पद हो। जैसे 3 घात के कैसे हो सकते हैं, जैसे x³ + 2x² और बटे में भी 3 ही घात के पद हो, जैसे 2xy²। आप देख रहे हैं इस पद की भी घात 3 है, इसकी भी 3 है, 2 और 1 3, इसकी भी 3 है। तो ऐसे केस को हम समघात कहते हैं, या सीधा y/x का फलन हो। आपके टीचर्स ने सबने बताया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 3 घात का भी हो सकता है, यहाँ 2 घात का भी हो सकता है, 1 घात का भी हो सकता है। अंश और हर की अगर समान घातें होती है तो ऐसे को हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। रैखिक अवकल समीकरण के बेसिकली 2 टाइप है बेटा, एक dy/dx का टाइप और एक dx/dy। तो मैं इसको समघात को ले रहा हूं टाइप नंबर 29 है, शायद नहीं 29 बता चुका हूं, टाइप नंबर 30 में, और रैखिक अवकल समीकरण को लूंगा टाइप नंबर 31 में। तो पहले मैं समघात के जिक्र कर लेता हूं आपके सामने, ठीक है। रैखिक अगला टाइप लेंगे हम। मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे पास समघात का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसा पता चलेगा कि dy/dx बराबर, अगर हम इस पूरे को y/x में तब्दील करने में सक्षम है तो ये समघात होगा, या dx/dy बराबर, अगर हम लेफ्ट साइड को x/y में कन्वर्ट कर पाए तो ये हमारे पास समघात का होगा। इसे कैसे कन्वर्ट करना है अभी हम दिखाएंगे। यहां पर y/x बराबर आपको v पुट करना होगा सॉल्व करने के लिए। अगर y/x v है तो आप जानते हैं y बराबर vx भी लिखते हैं कई जगह, और इससे dy/dx का मान निकाल के हमें पुट करना है। वो है, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का उकलन 1 हो गया x × dv/dx, सभी ने याद होगा। ये दोनों वैल्यूज आपको पुट करनी है, dy/dx और y/x की जगह v, और उसके बाद सेपरेबल मेथड अपनाना है। सेपरेबल का मतलब v के पदों को अलग करना है और x के पदों को अलग करना है, और उसके बाद समाकलन कर देना है। तो ये अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लेंगे। इसमें अगर सेम इधर है तो यहाँ पे x/y को v मान लें, v p q कुछ भी मान सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह भी x बराबर वी वाई आ जाता है, तो dx बटा dy बराबर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का उकलन 1, फिर सेकंड को छोड़ दिया और v बटा y, क्योंकि इस बार हमारे पास v और y में पद y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, तो इसलिए y होगा, यहाँ पे x के सापेक्ष कर रहे थे तो x हुआ, तो ये हमारे पास आ जाता है। ये पुटिंग आप कर सकते हैं। तो खैर ये देखते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी बात करते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं टाइप नंबर 30 का, x माइनस वाई इंटू डी वाई बराबर y x प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस dx को इधर लेके आता हूं। अभी देखिए सेपरेबल टाइप में लिखा हुआ है लेकिन है नहीं। अगर यहाँ सारे y के पद होते और यहाँ सारे x के होते तो हमें समघात में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, सीधा ही हम इधर का अलग समाकलन उधर का अलग कर देते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है यहाँ पे। तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, आपको बता दूं लॉन्ग क्वेश्चन अथवा में आएगा और एक आपके पास समघात का सवाल आएगा और एक रैखिक का आएगा, तो आपको दोनों अच्छे से तैयार है तो बहुत बढ़िया है, वरना एक पे बहुत अच्छी पकड़ आप बना ले। dy बाई डी एक्स की अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाता है y x प्लस वाई बटा x इंटू एक्स माइनस वाई। देखिएगा यहाँ दो घात का पद हो गया ना, ये दो घात, ये भी दो घात, ये दो घात, ये दो घात, तो ये दो घात का समघातीय अवकल समीकरण है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसे y बाई एक्स में बदलना है तो हम यहाँ पे क्या करें, जितने घात का होता है उतनी x की पावर से भाग देते हैं। दो घात का है इसलिए x स्क्वायर से भाग देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर का अंश व हर में भाग देने पर। अगर ये तीन घात का होता तो हम x क्यूब से भाग देते, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, जैसे ही आपने x स्क्वायर का भाग दिया एक x गायब हुआ, ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस y से y का गुणा y स्क्वायर में आया तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर बटे यहाँ पर x स्क्वायर में x स्क्वायर का तो 1 आ गया, माइनस xy में जब x स्क्वायर का भाग लगा तो y बाई एक्स। आपने ये देखा कि ये पूरी तरह से किस में बदल गया है, फलन ऑफ y बाई एक्स बदल गया नहीं बेटा। ये लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको ऐसा लिखा कि ये पूरी तरह से y बाई एक्स का फलन बन चुका है। अब हम y बाई एक्स बराबर क्या पुट करेंगे बेटा, v रखने पर, और dy बाई डी एक्स बराबर क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। जितने टाइप्स मैं बता रहा हूं आप इतने टाइप के अगर अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं बेटा, v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, और y बाई एक्स की जगह v रखेंगे तो यह जगह v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। इस v को उधर लेके जाऊंगा मैं पक्षांतर करके, ये जगह x डी वी बटा डी एक्स बराबर v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v v प्लस वी स्क्वायर माइनस v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सबको 12th क्लास के बच्चे हैं आप। ये v से v कैंसिल आउट हो जाता है, डी वी बटा डी एक्स बराबर वी स्क्वायर से हो जाता है 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। इसको आप v के साइड में लेके आए तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर इंटू डी वी बराबर डी एक्स। सेपरेबल मेथड आ गया, दोनों साइड अलग अलग पद हो गए। अब अगर इसका समाकलन करना है तो हमें इस 2v स्क्वायर को अलग अलग भाग दे सकता हूँ। यह जगह 1 बटा वी स्क्वायर इंटू डी वी माइनस 1 बटा 2 है और ये v बटा वी स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है, बराबर डी एक्स। आप जानते हैं बेटा 1 बटे वी स्क्वायर का 1 अपॉन वी हो जाता है माइनस में, पक्का है, या मैं सूत्र लगाऊं फिर v की घात माइनस 2 करूं। आप चाहो तो v की घात माइनस 2 करके 1 जोड़ के वैसे ला सकते हो या सीधा 1 बटा 2 v ले सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स। समय थोड़ा सा कम है इसलिए v से ये v कटा, और 1 अपॉन v का होता है log v, क्योंकि लोगों का काम होता है पटकने का। और ये आ गया x, और आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, लगा दीजिए c लगा दीजिए भाई, c लगा दीजिए, ठीक है। 1 बटा 2 को आप उधर ले जा सकते हैं, वो अपनी इच्छा है, ले जाएं ना ले जाएं। 1 बटे 2 को उधर ले जाएं तो यह आ जाएगा, और माइनस को भी उधर ले जाएं तो यहाँ सुंदर सुंदर दिख जाए 1 बटा वी प्लस
log v बराबर माइनस का 2 गुणा x प्लस सी। ठीक है, इधर ले लो सर, या इधर ले लेता हूं। इधर देख लीजिए, v का मान वापस रिप्लेस कर दें। v हमने y बाई एक्स रखा था, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई बाई एक्स प्लस लॉग y बाई एक्स बराबर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी। यह जाता है x बाई वाई प्लस लॉग ऑफ y बाई एक्स बराबर माइनस 2x प्लस सी। ये c कांस्टेंट होता है, अगर आप ये केवल माइनस 2x प्लस सी दिखे तब भी आप कैपिटल C बन जाता है, आपको पता है। ये आपके पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का। इससे आगे अगर कोई स्टेप है तो आप उससे आंसर शीट मिला सकते हैं, वरना आप इतना लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप नंबर 30। तो देखते हैं हम टाइप नंबर 31 का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित होगा। टाइम बता दें सर। है टाइप नंबर 31 है रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण में क्या आएगा? ये बेटा बेसिकली दो टाइप के रैखिक अवकल समीकरण दिखेंगे आपको। एक तो आएगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू टाइप का, और एक जो आएगा वो आएगा dx बटा dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू टाइप का, वेयर p एंड q बोथ आर द फंक्शन ऑफ x। अगर यहाँ y है तो ये x का फलन होगा। अब x का फलन क्या हो सकता है? यहाँ log x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, sin x हो सकता है, यानी x से संबंधित कोई संख्या होगी, कोई अचर राशि भी हो सकती है। यहाँ पे केवल x के पद ही हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकता है, y का पद इन दोनों में से कुछ नहीं हो सकता सिवाय इस अकेले के। और यहाँ पे भी अगर ये x है तो यहाँ पे किसका फलन होना चाहिए? y का। ये तो है प्रारूप कि रैखिक अवकल समीकरण दिखने में कैसा लगेगा। यहाँ पर सिंगल कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों का गुणांक एक ही रहना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, IF जिसे कहते हैं e की पावर p dx। अगर हम x का फलन है, चूंकि p x का है ना खुद, तो dx आएगा। अगर y वाला आएगा तो उधर चलेंगे हम। IF हमारे पास आ गया e की पावर p dx। फिर होता है व्यापक हल होगा, व्यापक हल होगा। व्यापक हल हमारे पास क्या आता है? y इंटू आई एफ। फर्स्ट टाइप में y इंटू आई एफ होगा बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, बिकॉज q एंड आई एफ बोथ आर x के टर्म। ये हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाता है। ये तो बेटा पहली कैटेगरी का रैखिक अवकल है। अगर दूसरे कैटेगरी का रैखिक अवकलन आएगा तो हमारे पास आई एफ क्या आएगा? आई एफ का मतलब होता है समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक कई बार यही आ जाता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का समाकलन गुणक या समाकलन गुणांक निकालिए। शायद इस बार हाफ ईयरली में आया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, IF का मतलब होता है इंटीग्रल फैक्टर। यह जगह e की पावर p dy। इस बार देखो p क्या है? y का फलन है, इसलिए dy आ जाएगा। और फिर हो जाएगा व्यापक हल होगा, व्यापक हल होगा। बेटा यहाँ पे x इंटू आई एफ आता है, ठीक है। अगर ये y का पद है तो यहाँ x होगा, अगर ये x का पद है तो यहाँ y होगा, ये याद रखना आप। x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू डी वाई। ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता है। ये हमने व्यापक हल रखा है। अगर इसमें जब दे देता है x बराबर 0 पे y का मान इतना है तो वो आगे चलते हैं हम फिर उस पर, ठीक है। तो विचित्र हल कहलाता है उसे, वो आगे की बात। तो हम इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मैं रख देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सरल है दोनों ही, और लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बन रहा है कंफर्म, समघात और रैखिक। इसमें देखिए परिणित करने के भी सवाल है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर वो नहीं बता रहे, वो कठिन है। कठिन नहीं बेटा, 2 अथवा में आएंगे तो जो आपको डायरेक्ट वाला लगता है वो कीजिए ना भाई, वो तो आपका नॉलेज अपग्रेड करने के लिए थे। परिणित सीखो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी ऑफलाइन क्लासेस में बताया, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन आपको उस समय तो चूज करना है, और दोनों में अथवा जरूर आएगा। तो आपको जो सिंपल लगता है वो करना है, कोई जरूरी नहीं कि टफ क्वेश्चन लेकर के आप अच्छे नंबर लाएंगे। तो आगे चलते हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1। हमने कहा था यहाँ पे 1 रहना चाहिए, तो इस पूरे का भाग दे दूं तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा, p हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी आपको बताया था माइनस चिन्ह के साथ में होगा माइनस, ठीक है, और ये आ जाएगा q। बोथ आर फंक्शन ऑफ x है, तो IF क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर आएगा e की पावर समाकलन p dx, फिर जाएगा e की पावर माइनस एक्स ले लो, चाहे ऊपर ही ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए बेटा, अगर इसको t पुट के, हमने कहा था ना हर को t पुट करना है, इसको t पुट करके सोचो तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा ऊपर, तो 2 होना चाहिए ना, तो मैं इसको ऐसा सेट कर सकता हूं क्या, माइनस 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 2। समाकलन आप सबने अच्छे से सीखा हुआ है। e की पावर, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो घबराएं नहीं, आपको सब सिखा दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको t पुट किया तो ये dt बन गया, तो dt बटा t का मतलब हो गया log t, तो यह आ जाता है log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सीधा ले रहा हूं मैं, देखिए बेटा ये log और ये लुगाई, और इसके बीच में कोई आता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर कहीं लोग और लुगाई लड़ रहे हो ना किसी घर में, तो कहीं बीच में मत पड़ जाना वहां जाके, अगर बीच में पड़ गए तो समझ लो आपकी खैर नहीं है। तो इसको बीच से हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोग और लुगाई लड़ रहे हैं, तो ये पावर इसके ऊपर चली जाएगी भाई, ये दूर हट गया, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर log, ये आ जाएगा रूट उधर गया तो ये आ गया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 बटा 2 था ना। लोग और लुगाई आपस में लड़ बढ़ के खत्म, और जो भैया पड़ोसी था वो कह रहा वाह यार मजा आ गया, क्योंकि रोजिन लड़ता काम खत्म। ये आ गया भाई IF। इन चीज़ों को पर्सनल कोई ना ले, क्योंकि सोशल साइट पे क्लासेस चल रही हैं, तो केवल ये बच्चों को थोड़ा रिझाने के लिए है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो IF हमारे पास आ गया। अब देखते हैं व्यापक हल होगा, व्यापक हल होगा। चलते हैं हमने कहा कि जब हम y dx वाला चल रहा है तो यहाँ y dx y IF हो जाएगा, y IF इंटू IF इंटू Q इंटू dx। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो y IF का मान आया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर IF रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, एंड Q क्या है, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यह जाता है y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये देखिएगा रूट नीचे स्लिप कर जाएगा, रूट x, इसको 2 भागों में तोड़ के कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो है साइन इनवर्स x का, तो ये साइन इनवर्स x प्लस सी। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है, और इतना सा काम करके आप कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 6 7। तो ये ध्यान रहे कि ऐसे गोल्डन मार्क्स है वो आप बिल्कुल ना खोएं। ये आपके पास टाइप नंबर 31 पूरा हो जाता है। तो इसी के बाद मैं बढ़ता हूँ आगे टाइप नंबर 32 पे। कहीं बेटा इतने लेक्चर्स में अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप मानव मिस्टेक समझ के भूल जाइएगा। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं सिर्फ आपको ये बता देता इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से ये आएगा, इस चैप्टर से ये आएगा, तब भी आप खुश हो जाते। लेकिन मैंने ये सोचा कि केवल ये बताने से ज़्यादा बेहतर है कि कम से कम एक दो क्वेश्चन समझा के आपको बता दिया जाए। तो उसमें अगर एक आधे क्वेश्चन में कहीं अगर कोई कैलकुलेशन की कोई चूक हो जाए, कहीं हो जाए, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आपको मेथड समझने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो देखते हैं हम चैप्टर नंबर 13। सर सॉरी ऊपर रखिएगा। चैप्टर नंबर 13 है। अवकल समीकरण के बाद आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? अभी क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कौन सा है। 13 का क्वेश्चन हमने कौन सा कंटेंट लिया है भाई? टाइप नंबर 32 लेंगे। सदिश चैप्टर है हमारे पास, और सदिश चैप्टर में भी भरमार है क्वेश्चंस की। 1 प्लस 1 प्लस पता नहीं 2 है कि 3 है, कैसे करके 3-4 एक क्वेश्चन है। लगभग ये मैटर आ रहा है। एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समाकलन में भी 3 ही क्वेश्चन है 9वें चैप्टर से, लेकिन 13वें चैप्टर से 4 क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा टाइप भी यहाँ से बनेंगे। चलिए लेते हैं
टाइप नंबर हमारे पास 32 आ गया बेटा। 32 टाइप क्या है? दिए गए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करना। बहुत ज्यादा बार बार पूछा जा रहा है। दिए गए सदिश के अनुदिश इकाई सदिश, पेपर आउट समझ लो आप, इकाई सदिश ज्ञात करना, सदिश ज्ञात करना, ये क्वेश्चन आ रहा है भाई। दिए गए सदिश, अगर आपको कोई सदिश दिया जाता है उसके अनुदिश इकाई सदिश आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात, क्या मतलब है इस क्वेश्चन में? जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, कह दिया है कि r वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k ले लिया। इसके अनुदिश 4 परिमाण वाला सदिश ज्ञात कीजिए, सदिश ज्ञात कीजिए। अब मैंने जो इकाई सदिश बनाया है ना, उसके बाद ये 4 परिमाण वाला प्राप्त होगा। इकाई सदिश का मतलब है कि उसका मापांक 1 होना चाहिए, उस सदिश